अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में गैर यकीनी की फजा हर आने वाले दिन में मजीद गहरी होती जा रही है। सवालात उठाए जा रहे हैं कि क्या गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद एक बार फिर अफगानिस्तान में 90 की दहाई जैसे हालात पैदा हो सकते हैं? क्या एक बार फिर काबुल में खाना जंगी शुरू हो सकती है? क्या 20 बरस के दौरान मुल्क में जो तरक्याती काम किए गए वो सब तबाह हो सकते हैं? क्या बदअमनी और कशीदगी के बायस पड़ोसी ममालिक में महाजरीन का तूफान आ सकता है? अफगानिस्तान के खराब हालात के पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक या खित्ते पर क्या असरात मरतब हो सकते हैं? सवाल उठाया जा रहा है कि गैर मुल्की फोर्सेस के इनखला के बाद, उनकी इवैक्यूएशन के बाद अफगानिस्तान में इक्तदार किसके पास रहेगा? अफगानिस्तान में कौन बराजमान होगा? क्या तालिबान और अफगान हुकूमत मफाहमत के तहत मामलात हल कर लेंगे या फिर ये खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करेंगे? इन्हीं खदशात, खौफ और गैर यकीनी के दौरान अमरीका ने बगराम एयरबेस को रात की तारीकी में खाली किया है। इसी अफरा तफरी और वाशिंगटन की बेतनाई में तालिबान की पेशकदमी तेजी से जारी है। तालिबान और अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़पों में शिद्दत देखी जा रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान के कुल 421 अजला में से 1/3 हिस्से पर ऑलरेडी कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, जबकि तालिबान का दावा है कि अफगानिस्तान के 34 सूबों में 200 से ज्यादा अजला पर उनका कंट्रोल है। ताजिकिस्तान के सरहदी सूबे में बदख्शां में तालिबान की पेशकदमी अभी भी जारी है, जिससे अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में खौफ फैल रहा है। 2 माह में दूसरी मरतबा 1000 से ज्यादा अफगान सिक्योरिटी एहलकार जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं। आज़ाद ज़राए के मुताबिक शमाल मशरकी सूबों बदख्शां, कखार, फरियाब और इसी तरह कुंदूज में तालिबान की पेशकदमी के दौरान अफगान फोर्सेस ने ज्यादातर इलाकों में बगैर मज़ाहमत के, बगैर किसी रेजिस्टेंस के जो उन्होंने फेस की हो, हथियार डालकर इलाके खाली किए हैं। यही नहीं, ताजिकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के साथ मुल्हिका इलाकों का कंट्रोल भी तालिबान हासिल कर चुके हैं। तालिबान की पेशकदमी के बायस एक बार फिर बड़े पैमाने पर महाजरीन का मसला पैदा होने का खदशा है। रेफ्यूजी क्राइसिस आने का खदशा है। कुंदूज और बगलान से तकरीबन 15,000 अफराद काबुल की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं। इसी तरह सूबा बल्ख में ऐसे तमाम अजला जो कि तालिबान के जेर तसल्लुत आए हैं, वहां से भी सैकड़ों घरानों ने दूसरे इलाकों का रुख किया है। अफगानिस्तान में खाना जंगी से पाकिस्तान और ईरान में महाजरीन की आमद का खदशा है। सवाल यह है कि पाकिस्तान अफगान महाजरीन के मसले को कैसे काबू कर सकता है? क्या अफगान महाजरीन की आमद रोकी जाएगी या उन्हें पाकिस्तान दिया जाएगा? इससे मुताल्लिक आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने क्या कहा है, उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। अब यहाँ पर जो इस वक्त सिचुएशन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल अफगान रेफ्यूजीज जो हैं वो आएंगे, और उसके लिए हमारी कोशिश ये है कि हम बॉर्डर रीजन के साथ कैंप्स बनाएंगे और कोशिश ये होगी कि हम बहुत ज़्यादा जो अंदर जो है वो ना आए। लेकिन इसमें हमारे मुश्किलात हैं। मुश्किलात ये हैं कि देखिए वहाँ पे लोगों की रिश्तेदारियाँ हैं, लोगों की घर हैं। यहाँ पे तो हमारा तो कुछ इस तरह का है कि एक फैमिली इधर रह रही है, दूसरी फैमिली उधर रह रही है, लेकिन उसको मैनेज करना एक बड़ा चैलेंज होगा। और पाकिस्तान इसीलिए देखें, हमारी पूरी ये कोशिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन और अमान से मामला तय पाए, और हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन अगर वहाँ पे सूरत हाल ख़राब हुई तो पाकिस्तान को ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा, और उसके लिए हम इंतज़ामात कर रहे हैं। अब जहां बगराम एयरबेस की अफगान फौज को हवालगी ने नए अजला पर कंट्रोल हासिल करने के लिए तालिबान की मुहिम में इजाफा किया है, वहीं तालिबान रहनुमाओं ने गुज़श्ता हफ्ते कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगान हुकूमत के नुमाइंदों के साथ तवील अरसे से तातुल का शिकार मुज़ाकरात को भी बहाल कर दिया है। इस पेशकदमी के दौरान तालिबान ने एक बार फिर अमन के लिए तहरीरी मंसूबा पेश करने का दावा किया है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का दावा है कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला से तालिबान बड़े फवायद हासिल कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अमन मुज़ाकरात और अमल में तेजी लाई जाएगी और तवक्को की जा रही है कि वो एक अहम मरहले में दाखिल होंगे। इस मुआहदे में अफगानिस्तान में क़याम अमन ने खदोखाल तय किए जाएंगे। तवक्को है कि अगले माह तक अफगान हुकूमत को अमन के लिए मुजव्वज़ा तहरीरी मंसूबा पेश कर सकते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि बातचीत का ताज़ा तरीन ये जो दौर है शुरू हुआ है, जहां हम जंग के मैदान में बरतरी रखते हैं, वहीं हम मुज़ाकरात और बातचीत में भी बहुत संजीदा हैं, बहुत सीरियस हैं। दूसरी जानिब साबिक अफगान सदर हामिद कारज़ाई ने अमरीकी अफवाज के इनखला की शदीद मुखालिफत की है। साबिक सदर के मुताबिक अमरीका जंग नहीं लड़ा, इसलिए अब इसे दोबारा अफगानिस्तान आने नहीं दूंगा। हामिद कारज़ाई इससे मुताल्लिक क्या कह रहे थे वो भी आपके सामने रखता है। Well, the United States came in the name of fighting terrorism to Afghanistan 20 years ago. Did they fight it successfully? Did they fight it honestly? No. Therefore, the United States returning to Afghanistan in the name of fighting extremism, I, as an Afghan, will not welcome that. अब अमरीका रात की तारीकी में अफगानिस्तान से निकल रहा है। तालिबान की पेशकदमी जारी है। गैर यकीनी के गहरे बादलों में अमन मुज़ाकरात की गूंज यकीनन नेक शगुन है। सवाल यह है कि क्या तालिबान की शराइत पर इत्तफाक होगा या अफगान हुकूमत अपनी शराइत मनवा पाएंगी?
आलमी ताकतें अफगानिस्तान में खाना जंगी के खात्मे के लिए कितनी मौसर साबित हो सकती है, इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जनरल साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अफगानिस्तान के जो अंदर जो सूरत हाल पैदा हो रही है, जितने डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर अफगान तालिबान ऑलरेडी अपना कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, उसकी वजह से तकरीबन अगर स्टैट्स देखे जाए तो सिर्फ कुंदूज और बगलान से तकरीबन 15,000 अफराद काबुल की जानिब नकल मकानी कर चुके हैं, जिसको जो रास्ता दिखाई दे रहा है वो ताजिकिस्तान का हो, वो ईरान का हो, पाकिस्तान का, वो रेफ्यूजीज की सूरत में उस तरफ पेशकदमी करते हुए भी दिखाई देते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आर वी प्रिपेयर्ड इनफ कि हम रेफ्यूजीज जो है उनको वेलकम कर सके? I think it is not coming to us as a surprise, और पाकिस्तान इसकी बहुत अरसे से इस पर सोच विचार हो रही थी, और जब ये अमेरिकन विड्रॉल का प्रोग्राम फाइनल हो गया तो हमें पता था कि अगर तालिबान आगे बढ़ेंगे, और तालिबान ने ही आगे बढ़ना है क्योंकि रेजिस्टेंस फोर्सेज ऐसा वैक्यूम फिल करती हैं, तो उसके लिए पाकिस्तान तैयार है, विल नॉट बी सरप्राइज। लेकिन मुझे लगता है कि विद इन अ वीक 10 डेज दुनिया एक खुशखबरी सुनेगी, और उसमें अशरफ गनी गवर्नमेंट और कारजाई लोग ये तालिबान के साथ दोहा में जो स्टॉल्ड डायलॉग प्रोसेस था उसको शुरू करने जा रहे हैं, जिसकी दावत इन्हें तालिबान ने दी है। जी, अगर इस बात का इंदिया तालिबान की तरफ से मिला है। इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है, उनके साथ कॉन्वर्सेशन हुई है बरतानवी मीडिया के साथ, और उसमें ये बात सामने आ रही है कि तालिबान ये कह रहे हैं कि कोई ड्राफ्ट प्रिपेयर करेंगे और फिर कुछ कंडीशंस रखेंगे। लेकिन आपको लगता है कि जो दोहा में मुज़ाकरात हो रहे थे, अब तालिबान उस वक्त जो बात कर रहे थे, अब उनका स्टांस काफी हार्ड होगा और अपनी शराइत पर मुज़ाकरात करने की बात करेंगे? देखिए, शराइत तो होंगी यकीनन, क्योंकि वो एक विक्टोरियस साइड है और उन्होंने दुनिया की एक तीसरी सुपर पावर को रेजिस्टेंस से अफगानों ने अपने मुल्क से निकाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये भी हकीकत है कि अमेरिका ने गारंटी तालिबान से ही मांगी थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन अमेरिका या उनके एलाइज के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। तो कद तो बड़ा है तालिबान का, और अब उस वक्त प्रोग्रेस भी वो करते आ रहे हैं। लेकिन अशरफ गनी जब अमेरिका से विजिट करके वापस आए हैं तो उनकी भी आंख खुल गई है, और उनको पता है कि अमेरिका उनके साथ कितना खड़ा है। उनका सर्वाइवल तब है अगर वो पॉलिटिकल सेटलमेंट पर राजी हो जाएं, और इस राजी होने के लिए वो आमादा हो जाएंगे, क्योंकि अगर तालिबान ताकत से आगे बढ़ेंगे तो अशरफ गनी, कारजाई और अब्दुल्ला को मुल्क छोड़ना होगा। वो अफगानिस्तान के अंदर जिंदा सलामत नहीं बैठ सकते। अब हम किस जगह पर खड़े हुए हैं? हमारी पोजीशन और हमारा रोल क्या उतना ही क्रूशल है जितना पहले था? ये हमारा ही मशवरा है तालिबान को, और वो बड़ी इसको विजन के साथ ऑनर कर रहे हैं। हमने ही उन्हें कहा है कि आप निगोशिएटेड सेटलमेंट ढूंढें, उन जो बाकी कुव्वतें हैं उनको भी ऑन बोर्ड लाएं। इधर हमारी तरफ पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नाराज बलोचों से बातचीत करना चाहते हैं ताकि खित्ते में अमन कायम हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अमन से अफगानों की जिंदगी बदल जाएगी। सबसे बड़ा इन्वेस्टर चाइना है जो आ गया है अफगानिस्तान में, और वो मजीद इन्वेस्ट करना चाहता है, क्योंकि उसको ये शाहराह जिसे आप अफगानिस्तान कहते हैं, ये शाहराह उसको सेंट्रल एशियन और यूरेशिया की तरफ लेके जाती है, और सेंट्रल एशिया और रशिया को वार्म वाटर्स तक लेके आती है। अगर इस शाहराह पर अमन होगा तो इधर जो इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे उनसे अफगानों की बड़ी थोड़ी सी आबादी है, अफगानिस्तान पूरा खुशहाल हो जाएगा। देखिए जैसा इमरान खान साहब ने कहा कि हम अमन में तो शराकत दार हो सकते हैं, जंग में शरीक नहीं होंगे। और दूसरी तरफ अगर इंडिया का रोल देखा जाए तो इंडिया ने भी अप्रोच करने की कोशिश की तालिबान को, जिस पर हमने अपने कंसर्न्स का इजहार भी किया। तो जहां अगर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के अंदर देखा जाए, क्वाड्स के पर्सपेक्टिव में और फिर गोल्डन रिंग के पर्सपेक्टिव में, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हम अप्रोच कर रहे हैं या हमारी तालिबान के साथ जो है वो मामला बेहतर हैं, और या इंडिया जो है वो भी काफ़ी हद तक कोशिश कर रहा है? क्योंकि इंडिया को ऑब्वियसली वहाँ पर फुटिंग्स तो हैं अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा, और अल्टीमेटली आप क्या देख रहे हैं, क्या वो हमसे ज़्यादा बेहतर हो गए? पहली बात यह है कि पाकिस्तान न कर रहा है, न उसको करने की डिक्टेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तालिबान डिक्टेशंस नहीं लेते, वो अपनी मर्जी के मुताबिक सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि हम उन्हें एक मशवरा दे रहे हैं कि अमन में आपका फ़ायदा है, जंग में आपका फ़ायदा नहीं है। अभी मजीद 40 बरस जंग के बाद अफगान के लोगों को अमन की तरफ लेके आए, और यही रियलाइजेशन पूरे अफगानिस्तान में है। रहा इंडिया, अच्छा पाकिस्तान की एक बात और कर दूं, हमें अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का एहतराम करना है।
सॉवरेन स्टेट है अफगानिस्तान, वो जिससे ताल्लुकात रखना चाहते हैं बेशक रखें, लेकिन अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त न हम बर्दाश्त करेंगे न उनको देनी चाहिए। लिहाजा हिंदुस्तान के जो अज़ाइम थे वो तो खाक में मिल चुके हैं और वो उन्होंने अपनी 6 फ्लाइट्स वो चला चुके हैं, जिसमें उन्होंने अपने 3500 के करीब बंदे अभी उठाकर लाने हैं अफगानिस्तान से। 6 फ्लाइट्स ऑपरेट कर चुकी हैं। हिंदुस्तान का खौफ इस वक्त ये नहीं है कि उनकी 3 अरब की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में डूब जाएगी। हिंदुस्तान के खौफ 2 हैं। पहला ये कि उन्होंने जो पाकिस्तान को पाक अफगान बॉर्डर और बलूचिस्तान में टाई डाउन किया हुआ था और हमारी फौज को वहां बैठने पर मजबूर किया हुआ था और जिस तरीके से वो हमें हिट कर रहे थे वो प्लेटफॉर्म उनसे छिन गया। अब वो उस लिबर्टी के साथ अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तालिबान इसकी इजाजत नहीं देंगे। लेकिन बलूचिस्तान में बात सुन लें। एक ये हिंदुस्तान की वजह फिक्र है और दूसरी, अगर कश्मीर के लोगों ने जिस तरीके से अफगानिस्तान से सबक हासिल किया कि अगर अफगान दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स और आर्मी को, मोस्ट मॉडर्न आर्मी को अपने मुल्क से रिजॉल्व के साथ निकाल सकते हैं, तो कश्मीरियों का हक जो उन्हें यूनाइटेड नेशन ने दिया है उससे इंडिया उन्हें महरूम नहीं कर सकता। अगर ये सोच तमाम कश्मीरियों के जहन में आ गई तो हिंदुस्तान का जो एब्जॉर्ब करने का शौक है या ख्वाब है कश्मीर को, वो खाक में मिल जाएगा। ये 2 परेशानियां हैं हिंदुस्तान की। अच्छा जय साहब, लास्टली मुझे बताइएगा कि बलूचिस्तान के अंदर जो सिचुएशन है उस पर भी कंसर्न्स का इजहार तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी किया। अब जो भारत स्पॉन्सर्ड टेरर है वहाँ पर, या BLA को सपोर्ट करना हो, वहाँ पर रॉ की ऑब्वियसली इन्वॉल्वमेंट के हमारे पास सबूत और शवाहिद भी मौजूद हैं। वहाँ पर स्टेक होल्डर कौन होंगे जिनसे हम मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि उनसे मुज़ाकरात की बात भी हो रही है। अब ये किससे बराह रास्त बात की जाएगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो बलूचिस्तान के अंदर लीडरशिप बैठी है, जो तमाम फैक्शंस हैं, उनके साथ हमें बात करनी होगी, क्योंकि ये वो मुहिब्बे वतन लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान नहीं छोड़ा और वो लोग जो आला-ए-कार बने हॉस्टाइल एजेंसीज का और वो निकल गए बलूचिस्तान से, और किसी ने स्विट्जरलैंड में, किसी ने UK में, किसी ने इंडिया में, किसी ने अफगानिस्तान में पनाह लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम किया है हॉस्टाइल एजेंसी के कहने पर, उनके साथ जो डायलॉग है वो डिफरेंट नहज पे होगा। उनके साथ ये बात होगी कि आप अपने आप को पाकिस्तान में हाजिर करें, उन एजेंसी से कांटेक्ट ब्रेक करें, आकर सरेंडर करें हुकूमत के आगे, और हम शायद उस वक्त आपको आम माफ़ी का ऐलान करना पड़े और या आम माफ़ी का ऐलान कर देंगे। लेकिन ये बात हुकूमत को भी मद्देनज़र रखनी होगी कि उन लोगों को, इन मुहिब्बे वतन बलोचों के ऊपर सवार नहीं किया जा सकता। जो मुहिब्बे वतन है, जो पाकिस्तान के अंदर बैठा है, वो पाकिस्तानी आइन और कानून का एहतराम करता है, असेंडेंसी उनकी रहनी चाहिए। हाँ, जो मुजरिम है उनको माफ़ी मिल सकती है अगर वो बलूचिस्तान के अंदर आकर अमन के साथ रहना चाहें तो। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त के लिए। मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज हुसैन अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत का तस्करा करेंगे और बात करेंगे कि क्या ऑपोजिशन थक गई है। आज मरीम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची और वहां पर मीडिया से कुछ बात की है, इसकी भी इसका कुछ तस्करा करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज शरीफ ने एक बार फिर डील के इम्कानात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। इस्लामाबाद में मीडिया टॉक के दौरान जब उनसे डील से मुतालिक सवाल हुआ तो मरियम नवाज साहिबा बरहम हो गई और बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप लोग हर बात में डील निकाल लेते हैं। क्यों डील होगी, किसके साथ डील होगी, क्या हम पागल हैं कि उनके साथ डील कर लेंगे जिनके खिलाफ हमारी जद्दोजहद है, कई कुर्बानियां देने के बाद हम डील कैसे। मरियम नवाज साहिबा क्या कह रही थी, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। होगी भाई, और किसके साथ होगी? इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद, इतनी जिद्दोजहद करने के बाद क्या हम पागल हैं कि किसी दिन खड़े होकर डील कर लेंगे उन्हीं लोगों के साथ जिनके खिलाफ हमारी जिद्दोजहद है। अब जिस वक्त मरियम नवाज साहिबा ने ये स्टेटमेंट दिया है तो उससे एक रोज कबल ही
साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी ने कहा था कि आज एस्टैब्लिशमेंट के पास इमरान खान के अलावा कोई और ऑप्शन, कोई और चॉइस नहीं है, क्योंकि सौदा खरीदने को कोई तैयार नहीं है और हम चॉइस नहीं बन सकते और सौदा करके इक़्तिदार नहीं चाहते। शाहिद खान अब्बासी साहब क्या कह रहे थे वो भी आपको दिखाते हैं। शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला मौका है, एस्टैब्लिशमेंट के बाद चॉइस नहीं है। आज चॉइस नहीं है, आज सौदा है खरीदने वाला को, ये मसला पैदा। आप चॉइस नहीं बन सकते। नहीं, हम चॉइस बनना नहीं चाहते। अब धरने भी हुए, एहतजाजी मुजाहरे भी हुए। जलसों के दौरान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इक़्तिदार के 3 बरस मुकम्मल भी करने वाली है। ऑपोजिशन हुकूमत से निजात के दावे तो करती रही है, लेकिन उनके दावों से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। क्या मुस्लिम लीग का ये एक नया बयान ऑपोजिशन की शिकस्त का ऐलान है? ऑपोजिशन शिकस्त खुर्दा दिखाई दे रही है अपने इन स्टेटमेंट्स के रास्ते। मरियम नवाज शरीफ तो पीडीएम क़यादत से मायूस हो चुकी हैं। पीडीएम से मुताल्लिक उन्होंने क्या कहा कि क्या पीडीएम हुकूमत को घर भेजेगी या फिर हुकूमत को घर भेजने का कोई और ऑप्शन है? मरियम नवाज साहब ऐसे मुताल्लिक क्या कहती हैं, ज़रा वो आपके सामने रखते हैं। हमने बहुत बड़े मकासद हासिल किए। पीडीएम आवाम को ये बावर कराने में कामयाब हो गई है कि इससे ज़्यादा नालायक हुकूमत, इससे ज़्यादा नाअहल हुकूमत और इससे ज़्यादा अवाम दुश्मन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के 73 सालों में नहीं आई। तो बड़ा अच्छा है, कौम के सामने इनकी हकीकत आ गई, उसके लिए पीडीएम की जरूरत नहीं है। अब जिस पीडीएम की बात मरियम नवाज साहिबा कर रही हैं, इतवार के रोज़ उसी पीडीएम ने सवात में हुकूमत के खिलाफ एक मैदान सजाया। जलसे में हुकूमत को घर भेजने के दावे दोहराए गए, आवाम को घबराने का मशवरा दिया गया। उसमें शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम नवाज साहिबा तो नहीं आई, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट कर रहे थे। मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं, वो क्या कह रहे थे, ज़रा वो भी आपको दिखाते हैं। जो कहता है कि सब्र करो, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं अब कहता हूं कि घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ और इसको भगाओ, घबराओ इसको भगाओ। इसके बगैर आज उसके जाने के दिन करीब आ गए। तुम चले हुए कारतूस हो, चला हुआ कारतूस दोबारा बंदूक में नहीं दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या महीनों की ब्रेक के बाद दोबारा से पीडीएम की फालियत, जो पीडीएम एक बार फिर से फंक्शनल हुई है, इसने अंगड़ाई ली है, ये हुकूमत के लिए कोई खतरा बनेगी? क्या पीडीएम क़यादत हुकूमत के जाने की फिर तारीख देगी? हालांकि नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज तो हुकूमत के जाने का यकीन ही नहीं है। वो तो कह चुकी हैं कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि 5 साल पूरे करे। इस हवाले से मरियम नवाज साहिबा क्या कहती हैं वो भी आपके सामने रखता है। क्या समझती हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर सकती है? जितनी जल्दी इस हुकूमत से आवाम की जान अल्लाह ताला को पता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत जब जाएगी दोबारा नहीं आएगी। अब जाएगी कब, कैसे जाएगी, इस हवाले से आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा पीडीएम के जलसों में डेडलाइंस भी देती थी, तारीखें भी दिया करती थी। अब मरियम नवाज शरीफ की ये बयानात और पीडीएम की मुहिम से दिखाई दे रहा है कि ऑपोजिशन की तवज्जो अब 2023 के इंतखाबात पर है। अब अगले इलेक्शंस की कैंपेन हो रही है। अब ऑपोजिशन जमातों ने अपनी हार तस्लीम कर ली और हुकूमत अपने 5 बरस मुकम्मल करेगी। ऑपोजिशन के जलसे, इख्तलाफात और ऐलानात जारी रहेंगे जैसे जारी हैं। नून पर्सनली आई थिंक, मैं तो ये चाहती हूँ ये 5 साल अपने पूरे करें, क्योंकि एक दफ़ा आवाम को इनके पास शहीद बनने का कोई रास्ता ना हो। ये आवाम को ये कहने के काबिल भी ना रहें कि जी हम तो ये करना चाहते थे, हम तो ये करना चाहते थे। आज 3 साल हो गए इनकी हुकूमत को। मैंने आज तक इनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि हम ये कर चुके हैं। आज तक हम वो इलेक्शन वाली स्पीचेस सुन रहे हैं। 3 साल में कुछ नहीं किया, वो अगले 2 साल में भी कुछ ना करने की सलाहियत उसमें है, वो कुछ नहीं करेगा। अब जो कुछ पीडीएम कर रही है या ऑपोजिशन कर रही है, ऑपोजिशन के रवैये और नाकामियों पर तहरीक इंसाफ के तर्जुमान खुश हैं कि ऑपोजिशन की तहरीक नाकाम हो गई। डेडलाइन के मुताबिक ना तो लॉन्ग मार्च हुआ और ना ही इज्तिमाई इस्तीफों पर कोई फैसला हो सका। अदम एतमाद की कोई मूव आई पार्लियामान के अंदर और ना ही सेनेट में अपसेट दिया गया। ऑपोजिशन बजट मंजूरी में रुकावट भी ना बन सकी। गोया ऑपोजिशन हुकूमत को कोई बड़ा चैलेंज देने में नाकाम रही है। दूसरी जानिब ऑपोजिशन अपनी सफ़ों में मौजूद इख्तलाफ राय को संभालने की कोशिश कर रही है, खुद को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, समेटने की कोशिश हो रही है। हुकूमत के लिए रावी चैनी चैन लिख रहा है, जबकि ऑपोजिशन की बेचैनी भी बढ़ने के खदशात हैं कि आने वाले दिनों में ये बेचैनियाँ मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि हुकूमत जिस तरह से फ्लाई कर रही है, जिस तरह से टेक ऑफ कर रही है और जैसे अपनी इकोनॉमी के रिवाइवल की बातें कर रही है, उससे लगता है कि हुकूमत के लिए अभी तो रावी चैनी चैन लिख रहा है। और फिर ऑपोजिशन भी सीरियसली इस मूड में नहीं है कि 5 साल पहले कुछ हो सके, यानी अगले आने वाले 2 साल तो हुकूमत के लिए स्मूथ सेलिंग दिखाई दे रही है। ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि डी चौक से कराची तक तलबा का मुस्तकबिल कैसे दाव पर लग गया है। स्टूडेंट्स का तज़किरा करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इस्लामाबाद का डी चौक एक बार फिर मैदान जंग बन गया है। अब की बार डी चौक में तब्दीली के नारे तो बुलंद नहीं हुए, लेकिन तब्दीली से मदद जरूर तलब की गई। आज तलबा की कसीर तादाद मीर रियासत के दरबार पर दस्तक देने खुद पहुंची। इम्तिहानात मनसूखी के लिए तलबा ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब से डी चौक तक एहतजाज किया। तलबा की जानिब से हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई और डी चौक पर धरना भी दिया। हुकूमत की जानिब से आज फिर तलबा पर तशद्दुद किया गया। अब तलबा वही कर रहे हैं जो तब्दीली सरकार ने किया था, लेकिन रिएक्शन में क्या मिल रहा है? डंडे मिल रहे हैं, तशद्दुद मिल रहा है, शेलिंग मिल रही है, ज़ख्म मिल रहे हैं, हवालात मिल रही है। आज उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। तलबा आज भी मीर रियासत की जानिब देखते रहे, मगर उन्हें वज़ीर दाखिला की जानिब से तनकीद का ही सामना करना पड़ा। बाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब से जब तलबा से मुतालिक सवाल किया गया, उनसे पूछा गया कि स्टूडेंट्स आते हैं, मार पिटाई होती है, डंडे बरसाए जाते हैं, शेख रशीद साहब कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ज़रा वो आपके सामने रखते हैं। अगर कोई इम्तहान नहीं देना चाहता तो इंटीरियर मिनिस्ट्री क्या कहे कि ना दो। मेरा मतलब है ये तो बड़ा मजाक है। फिर तारीख याद करेगी कि ये वो तालिब इल्म है जिसने कोविड के दरमियान ग्रेजुएशन की। ये वो FA पास मुजाहिद है जिसने कोविड में बगैर इम्तिहान के पास हुआ। एक तारीख मुस्तकबिल में लिखी जाएगी कि ये कोविड का ग्रेजुएट है या कोविड से बाद का ग्रेजुएट है या पहले का दो ग्रेजुएट होंगे इस मुल्क में। एक कोविड ग्रेजुएट होगा जिसने इम्तिहान ही नहीं दिया और एक वो ग्रेजुएट होगा जो पेपर देता। अब कोई शेख रशीद साहब से पूछे कि ये वो हुकूमत है कि जहां दुनिया के दीगर ममालिक ने कोविड के दौरान लोगों को रिलीफ दिया, लोगों के जो स्ट्रेस है उसको ख़त्म किया, जो ट्रॉमा से गुजर रहे थे लोगों ने ट्रॉमा सेंटर्स बनाए, अपने बच्चों को सुना, बिठाया टेबल पे, अक्रॉस द टेबल बैठ के बात की। अब ये वो हुकूमत है जो कोविड की हुकूमत है। ये कोविड की ऐसा शिकार है कि ये तलबा से सिर्फ इम्तहानात लेना चाहती है, उनको असेस करना है, उसके बाद ही प्रमोट करना है। ये वो हुकूमत है जो कोविड याफ्ता हुकूमत है। अब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब, जिनके पास पाकिस्तान के हर मसले का हल होता है, वो हर मसले के ऊपर मीडिया टॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के इन मसाइल का इनके पास भी कोई जवाब नहीं है। अब ये वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब से भी नहीं कह सकते हैं कि खुदारा इनको सुनिए, ये जो डी चौक में आए बैठे हैं, इस्लामाबाद में आए बैठे हैं, अगर आप इनको सुन लेंगे एटलीस्ट तो इन पर डंडे नहीं बरसाए जाएंगे। ये इख्तियार तो शेख रशीद अहमद साहब के पास है कि डंडे बरसाए, इन पर शेलिंग करें, इनको हिरासत में लें, लेकिन उनके पास ये इख्तियार नहीं है कि इन स्टूडेंट्स के साथ बात करने के लिए वफाकी वज़ीर तालीम से बात करें, उन्हें कहें कि इसका जो है वो मुज़ाकरात के ज़रिए से हल निकाला जाए। ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये दियारे गैर से नहीं आए हुए, ये भारत के नहीं हैं, ये अफ़गानिस्तान से नहीं है, ये किसी और मुल्क से नहीं है, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, इनको सुन लिया जाए। ये वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद साहब नहीं कह सकते। पाकिस्तान में तलबा के एहतजाज के बावजूद हुकूमत ने इम्तहान लेने का फैसला किया है। सिंध में मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हुआ। अब एक और पिक्चर आपके सामने रखते हैं, कितनी मज़े खेज़ बात है। सिंध में इम्तहानात हो रहे हैं, सालाना इम्तहानात तलबा और तालिबात के लिए ये इम्तहान बने हुए हैं, दोनों ही मुश्किल में हैं। कराची में पहले ही दिन जो पर्चा है वो 2.5 घंटे ताख़ीर से शुरू हुआ। अब सिर्फ 2.5 घंटे डिले ही नहीं हुआ, बल्कि बोर्ड इंतजामिया की गफलत के बायस पर्चा आउट भी हो गया। व्हाट्सएप के ऊपर पर्चा ऑलरेडी मौजूद था। व्हाट्सएप के जरिए और फोटो कॉपीज के जरिए पूरे शहर में बच्चों को पेपर शुरू होने से कबल ही सवालात के बारे में मालूमात मिल गई। आज दूसरा दिन था और दूसरे दिन सिंध भर में बंद इंतजामी और बोर्ड इंतजामिया की नाहली देखी गई। सूबे भर के इम्तहानी सेंटर्स में बूटी माफिया बेलगाम रहा। बाहर सेंटर्स में कॉपी कल्चर का उरूज देखा गया। रियाजी और केमिस्ट्री के पेपर्स आउट हुए, जिसके बाद व्हाट्सएप के जरिए हर तालिब इल्म तक कबल अज़ वक्त ही पेपर पहुंच गया। इम्तहानी हॉल में बच्चे दीदा दलेरी के साथ मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते रहे, बूटी करते रहे। यही नहीं बल्कि बच्चे नकल करते हुए अपनी सेल्फीज भी अपलोड करते रहे, बताते रहे कि ये देखिए ये है हमारे स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैंडर्ड्स है। हम जब बच्चों को असेस करते हैं, एग्ज़ाम्स लेते हैं, जिसका हमें बहुत शौक है, तो कैसे लेते हैं। तालीम याफ्ता नौजवान किसी भी कौम का कीमती असासा होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्हीं की बदौलत मुल्क कौम तरक्की की मनाजिल तय करते हैं, बामे उरूज तक पहुँचते हैं। लेकिन ये इसी सूरत में मुमकिन है जब तालीमी निज़ाम मुस्तहकम हो। अगर इस निज़ाम की बुनियादी खोखली होंगी तो इन पर मजबूत इमारत हरगिज़ खड़ी नहीं हो सकती। कांपते हाथों से टूटी हुई बुनियादों पर जो भी दीवार उठाओगे वही कच होगी। कोई पैकर हो के नगमा, कोई खुशबू हो के रंग, जो भी तस्वीर बनाओगे अपाहज होगी। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में निज़ाम तालीम की बुनियादें कमज़ोर हैं, खोखली होती जा रही हैं। इसका अंदाज़ा इम्तहानात में बढ़ते हुए नकल कल्चर से लगाया जा सकता है, जो आपने भी देखा है। इम्तहानात में मुख्तलिफ तरीक़ों से नकल करने के रुझान में इजाफा हो रहा है, जिसमें मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मावनत, किताब या कॉपी को छुपाकर इम्तहान गाह में ले जाया जाना। ये 21वीं सदी है, ये डेवलप्ड टाइम है, एरा है जिससे हम गुजर रहे हैं। और इस टाइम में, ऐसे वक्त में भी ये सब कुछ हो रहा है। क्या कहा जा सकता है।
इस सारे मामले पर बात करेंगे इस वक्त अली मोइन नवाजिश साहब ने किया। अली मोइन नवाजिश साहब खुद एक सक्सेस स्टोरी हैं और स्टूडेंट्स के इन इशूज़ पर बात करते हैं, बबांगी दोहल बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये गुज़श्ता कई रोज़ से स्टूडेंट सड़कों पर हैं, वो इम्तहान नहीं देना चाहते, कोविड क्राइसिस की वजह से वो नहीं पढ़ सके, ऑनलाइन क्लासेस भी नहीं हो सकी, लेकिन हुकूमत मुसर है कि वो एग्ज़ाम लिए बगैर उनको प्रमोट नहीं करेगी। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आपका एनालिसिस क्या है? जी, एक बड़ी डिफ़िकल्ट सी सिचुएशन बन गई और मेरा ख्याल है कि इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझने की ज़रूरत है। वो ये कि स्कूल्स पिछले एक साल तकरीबन, बल्कि 1.5 साल होने को अब कोविड से हम निपट रहे हैं, हम उसको बर्दाश्त कर रहे हैं। तो स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ ऑन अगेन ऑफ अगेन, ऑन अगेन ऑफ अगेन के साइकिल पे चलती रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस का तो वजूद पाकिस्तान में आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट था। ना बच्चों ने उसको सीरियसली लिया और ना ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने उसे अच्छी तरह और सीरियसली किया। ये तल्ख हकीकत है, तो दोनों तरफ से कोताही है। मेरा ख्याल है इसका कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालना चाहिए और निकल सकता है, लेकिन गवर्नमेंट एक जगह अपनी जिद पे है कि शफकत महमूद साहब फरमाते हैं कि भाई बस एग्जाम के बगैर तो बच्चा पास हो ही नहीं सकता, हमने तो इम्तिहान लेके छोड़ना है। और स्टूडेंट्स ऑब्वियसली क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और उनकी तैयारी और वो सारे मसले, अब वो इस सोच में है कि भाई अब किस तरह हम करेंगे, हमारा फ्यूचर और प्रेशर जो होता है, तो इस वजह से उनको भी वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और शायद कुछ नॉन सीरियसनेस भी थोड़ी बहुत है जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई बस एग्जाम्स के बगैर छुटकारा निकल जाए। तो इसका कोई मिडिल ग्राउंड निकल सकता है। और उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं हमेशा यूके की मिसाल देता हूँ कि यूके ने कहा कि हमारे लिए इस साल, उन्होंने पिछले साल भी इम्तिहानात नहीं लिए और इस साल भी नहीं लिए, और उन्होंने कहा कि इसकी सबसे बड़ी वजह ये नहीं है कि हम इम्तिहान ले नहीं सकते कोविड के दौरान सेफली, SOPs के साथ। अगर शादी हॉल खुला है, अगर रेस्टोरेंट खुला है तो वो किया जा सकता है, लेकिन जो डिस्ट्रप्शन आई है बच्चों की तालीम में, उसके साथ उनके इम्तिहान लेना थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। और स्पेशली वो बच्चे जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं, जो वेल ऑफ फैमिलीज से हैं, वो तो ट्यूशन भी ले लेते थे, वो तो घर उनके टीचर आके भी पढ़ा देता था, या अकेडमीज जो छुपे चल रही थी उधर भी चले जाते थे। जो लेस वेल ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ज्यादा। अच्छा अली मोइन साहब, एमिकेबली इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, इस पर तो आपसे बात करता हूँ, लेकिन इस वक्त जो स्टूडेंट्स ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड्स बना रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस हमें भी मौसूल हो रहे हैं, दे आर अंडर सिवियर स्ट्रेस। वो इस वक्त जहनी कशमकश का शिकार हैं, कंफ्यूज्ड हैं, परेशान है। मुझे अब ये बताइए, ये एक मूवमेंट जो बनते हुए देख रहे हैं आप सड़कों के ऊपर, कभी HEC दफ्तर के बाहर एहतजाज होता है, कभी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होता है, और फिर सिर्फ एक शहर में नहीं होता है बल्कि मुख्तलिफ शहरों के अंदर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं। अब देखिए कि दूसरी तरफ से कोई भी इनसे मुज़ाकरात के लिए नहीं आता है, इनसे बात नहीं करता है, इनको टेबल पर बैठाकर इनके मुतालबात सुने नहीं जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर इनको सुना नहीं जाएगा या कोई बुलाकर अरबाब इख्तियार में से इनको बिठाएगा नहीं, तो ये स्ट्रेस तो मजीद बढ़ेगा? जी बिल्कुल, आपने सही बात की। देखें, कोई और किसी किस्म का प्रोटेस्ट हो, पॉलिटिकल हो, या और हम इस्लामाबाद जब बंद कर देते थे दूसरी पार्टीज वगैरह, तो फौरन उनसे मुज़ाकरात और उनकी बात सुनी जाती थी। लेकिन ये अफसोस की बात है कि डॉक्टर्स हों, लेडी हेल्थ वर्कर्स हों, स्टूडेंट्स हों, टीचर्स हों, इनकी ना कोई बात सुनी जाती है बल्कि इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, इनके ऊपर शेलिंग की जाती है। तो जो जेन्युइन मसले हैं इनके, वो बिल्कुल रिजॉल्व करने चाहिए। और इसमें ये जिद सी बनी हुई है जिसकी मुझे समझ नहीं आ रही। इसमें इवॉल्व करने की, आगे बढ़ना, तो मेरा ख्याल कुजा आपकी नज़र से वो स्टोरी गुजरी होगी कि सिंध में सेकंड डे पर्चा हुआ है और सेकंड डे पर्चा लीक हो गया है, व्हाट्सएप के जरिए से हुआ है, और फिर किसी किराना स्टोर के ऊपर मिलता है, जनरल स्टोर वाले के पास वो पर्चा ऑलरेडी मौजूद होता है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स को बाहर भेज दें आप, हमने नहीं पर्चा दिलवाना है, हम इससे बॉयकॉट करते हैं। ये क्या हो रहा है कि मतलब एक तरफ तो आप मुसर हैं कि आपने पेपर लेके ही इनको प्रमोट करना है, दूसरी तरफ आप पेपर के साथ ये सलूक कर रहे हैं। मतलब ये कोई सैंक्टिटी एग्जाम्स की एग्जाम्स हो रहे हैं या क्या है, ये मैच फिक्सिंग है सर? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की। देखिए, ये हमारा लैक ऑफ एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, विल नहीं है, सिस्टम हमने बनाए नहीं है, और ये हर साल होता है। ये तो वो चीज़ें हैं ना जो सामने आती हैं, फिर जो छुपे होता है, जो पेपर बिकते हैं, जो सब चीज़ें होती हैं, वो तो एक पूरी अलग कहानी है। तो ऑब्वियसली आप अगर पेपर लेना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं हम तमाम SOPs के साथ लेंगे, आप वैसे पेपर नहीं ले सकते कि उसकी सैंक्टिटी और इंटेग्रिटी पूरी हो, तो उसके ऊपर SOPs आप ऐड कर दें तो वो आप कैसे जिम्मेदारी पूरी करेंगे? तो दिस इज बिकम अ जोक। ये देखिए, उस पे कहते हैं जी हमारे स्टूडेंट्स को चीटिंग नहीं करनी चाहिए। भाई, सिस्टम आप ऐसा बनाएं जिसमें पॉसिबल ही नहीं होगा। ये तो वही बात है, आप कहें जी पुलिस खत्म कर दें, अवाम बस जिम्मेदार हो कि कोई क्राइम ना करे, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर लूप होल्स होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी,
तो बच्चे जिन पे आप प्रेशर डाल रहे हैं वो तरीके निकालेंगे। अली भाई साहब, लास्टली ये बताइएगा कि अब वो एमिकेबली कैसे इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, किस तरह इसको बेहतर अंदाज में, इसका तस्वीर तलब हल क्या है, इसका कैसे इसको रिजॉल्व करें, ये जो सिचुएशन बनी हुई है? कि 2-3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप मार्किंग में लीनियंसी कर सकते हैं, या आप कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस का वो कर सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आगे प्रमोट कर सकते हैं। और मैं एक बात एंड पे ज़रूर ऐड करूँगा कि देखिए, दुनिया भर में जो एजुकेशन ईथॉस इस वक्त चल रही है ना, वो ये है कि हम मानते हैं कि कोविड के अंदर तालीम डिसरप्ट हुई है, वो सही नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस और ये सब चीज़ें बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है स्टूडेंट्स के साथ। अभी हम इनको आगे लेके चलेंगे और हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि अगले 1-2 साल में इनको हमने कवर कैसे कराना है, चाहे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, चाहे अगली क्लासेस में जा रहे हैं। ये सलूक कहीं नहीं हो रहा कि बस ये स्टूडेंट्स ना लाए के निकम्मे, ये पेपर नहीं देना चाहते और इनसे बस पेपर लेके ही छोड़ेंगे, और ये कोई हल्फे आखिर है कि 2 साल बच्चों को पेपर दिए बगैर प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसके अंदर इंटरवेंशन चाहिए, और मेरा ख्याल है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर की जो जिद है उसके अलावा भी कुछ कमेटी बनाएं, एजुकेशनिस्ट की बनाएं जो इस पे तजवीज़ दें। सिर्फ ये ना हो कि एक बंदा अपनी जिद लेके डिसीजन कर रहा है। बहुत शुक्रिया अली मोइन नवाज़ी साहब आपके वक्त के लिए। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि घरेलू तशद्दुद बिल मुतनाज़े क्यों है, इस पर इतनी डिस्कशन क्यों हो रही है और इसके वो कौन से पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर रिजर्वेशन रेज किए जा रहे हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इस वक्त मुल्क भर में घरेलू तशद्दुद बिल और इसके नकात पर खूब बहस हो रही है। बाज़ अफराद इसे खवातीन पर तशद्दुद में कमी का जरिया करार दे रहे हैं। बाज़ अफराद की नज़र में यह बिल खानदानी निज़ाम, खूनी रिश्तों और खुसूसन वालिदैन और औलाद मियाँ बीवी के दरमियान ताल्लुकात, खानगी ज़िंदगी की बुनियादें हिला कर रख देगा। घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2021 को इब्तदाई तौर पर 19 अप्रैल 2021 को इंसानी हुकूक की वफाकी वजीर शीरी मज़ारी ने कौमी असम्बली में पेश किया था और उसी दिन इसे मंजूर कर लिया गया था। वफाकी वजीर ने दावा किया था कि ये खवातीन के हवाले से नहीं है। वो क्या कह रही थी, सबसे पहले उसकी झलक आपके सामने रखता हूं। जहाँ तक आप कहते हैं जी फैमिली निज़ाम ख़राब होगा, ये तो उन लोगों के, और बाय द वे ये खवातीन स्पेसिफिक नहीं है। आप भी वो कह रहे थे कि अगर कोई मर्द खवातीन पे ये करे या बूढ़े पे तशद्दुद करे, ये मर्दों को पे भी एप्लीकेबल है। जिसके साथ भी जुल्म या तशद्दुद हो, अब्यूज़ हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए कानून है। चाहे बच्चा हो, चाहे कोई बुजुर्ग अपनी एक जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में रहते हैं, या मर्द हो या औरत हो। वफाकी वजीर जो कुछ कह रही हैं उस पर अपोजिशन के एतराज़ात है और अपोजिशन के एतराज़ात के बाद हुकूमत ने बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल को भेज दिया। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जब ये बिल इस्लामी नजरियाती काउंसिल में आएगा तो इसके ऊपर कुरान और सुन्नत के मुताबिक फैसला होगा। इस बिल में बहुत सी दफात ऐसी हैं जो पाकिस्तान की रिवायात और इस्लामी अहकामात के खिलाफ हैं। अब इस्लामी नजरियाती काउंसिल इस पर अपनी राय देगी, मंदरजात पर गौर किया जाएगा, इस पर राय कायम की जाएगी। तहम हम आपके सामने इस बिल के चंद अहम नकात रखते हैं। बिल के मंदरजात के मुताबिक वालिदैन का अपने बच्चों की प्राइवेसी, आज़ादी में हाइल होना जुर्म होगा। औलाद के बारे में नागवार बात करना, शक का इजहार करना भी जुर्म तस्वुर किया जाएगा। बिल में माशी तशद्दुद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी किसी भी किस्म के इख्तलाफात, नाफरमानी, किसी भी वजह से बच्चे का खर्चा कम या बंद नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसा किया गया तो ये जुर्म होगा, इस पर सज़ा मिलेगी। जज्बाती, नफ्सियाती और ज़ुबानी हरासमेंट की इस्तिलाहात मुतारिफ कराई गई हैं, यानी किसी भी बात को हरासमेंट करार दे दिया गया है। खाविंद का दूसरी शादी का कहना, ख्वाहिश का इजहार करना, यह भी जुर्म होगा, उसे घरेलू तशद्दुद करार दिया गया है। बिल के मुताबिक तलाक की बात करना भी जुर्म होगा, इस पर सज़ा होगी। इसी तरह कोई गुस्से वाली बात ऊंची आवाज़ में बोलना, कोई भी ऐसा जुमला जो कि जज्बाती, नफ्सियाती या फिर ज़बानी अजियत का बाइस बने, वो जुर्म तस्वुर होगा। अगर बाप ने मंदरजा बाला जराइम में से कोई एक सरजद किया हो तो बतौर सज़ा वो घर नहीं जा सकता है, उसे औलाद से महफूज फासले पर रहना होगा, डिस्टेंस पर रहना होगा, GPS कड़ा पहनना होगा, किसी भी शेल्टर हो या थाने में सज़ा काटनी होगी। इन जराइम में वालिदैन को कम से कम 6 माह जबकि 3 साल तक सज़ा सुनाई जा सकती है। 1 लाख तक जुर्माना भी होगा, अगर जुर्माना ना दिया तो मजीद 3 साल कैद काटना पड़ेगी। बिल के मुताबिक इन जराइम में साथ देने वाले को भी बराबर की कैद होगी, यानी माँ और बाप दोनों मुजरिम बनेंगे।
इस बिल को बजट इजलास में इंतहाई उजरत में मंजूर किया गया। बड़ी सियासी जमातों ने हक में वोट कास्ट किया, जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद, प्रोफेसर साजिद मीर, डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम और जमीयत उलमा इस्लाम के 5 सेनेटर्स ने इस बिल की मुखालिफत की। हुकूमत ने बिल को इस्लामी नजरियाती काउंसिल के पास भी भेज दिया है, मगर सवाल यह है कि क्या बिल मंजूरी से कबल काउंसिल के पास नहीं भेजा जाना चाहिए था? वो राय जो अब ली जा रही है वो बिल मंजूरी से पहले नहीं ली जा सकती थी? क्या खवातीन की नुमाइंदगी के बगैर इस्लामी नजरियाती काउंसिल बिल पर दुरुस्त राय दे सकती है? एक रिजर्वेशन ये भी है कि इस्लामी नजरियाती काउंसिल में जहाँ ये बिल भेजा गया है वहाँ पर कोई खातून रुकन नहीं है, सब मर्द हजरात इस पर नजरसानी करेंगे, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करेंगे। क्या कोई खातून उसका हिस्सा नहीं होनी चाहिए थी? ज़रूरत सब्र की है कि हुकूमत और सियासी जमातें संजीदगी के साथ इस पर मुशावरत करें, बैठें और बड़ी ही सीरियसनेस के साथ घरेलू तशद्दुद के खात्मे के लिए कोशिश भी करें और कानून साजी को मुतनाज़ बनाने की बजाय इस पर एक कंसेंसस डेवलप करें और इत्तफाक राय से फैसले किए जाएं। बारकैफ ये तो था आज का दास्तक। आपसे मुलाकात होगी, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।